हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपनी यूनिट चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने उसका बेसिक पढ़ लिया था कि सेल है वो कैसे कैसे डिवाइड हो रही है, कौन कौन से फेजेज है उसमें इंक्लूड होंगे, उसका जो बेसिक पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इंटरफेज के बारे में। एक बार हम थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। तो हमने ग्रोथ के बारे में, सेल डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में, और जो सेल साइकिल के फेज हैं, दो फेज इंटरफेज एंड एम फेज, उनके बेसिक और कौन-कौन से फेज कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो इंटरफेज है उसके बारे में पूरी डिटेल हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि इंटरफेज है उसमें सेल कैसे ग्रो करती है, कैसे फिर उसमें आगे जाके अलग-अलग जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन होना है वो कैसे होता है। इसके अलावा ऑर्गेनल्स है वो डुप्लीकेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कौन से स्टेज पे कौन से ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो जो इंटरफेज है हमें पता है कि इंटरफेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज में 3 अलग-अलग फेज इंक्लूड होते हैं, जी1, एस फेज एंड जी2 फेज। मेनली ये 3 फेज हैं, ये इंक्लूड होते हैं। जी1 फेज के अंदर कंप्लीट जो सेल डुप्लीकेशन प्रोसेस सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन प्रोसेस है वो होती है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड जी2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस और जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इनके डुप्लीकेशन होता है। तो ये 1 बाय 1 हमें कवर करना है कि जी1 फेज की ओवरऑल डिटेल्स क्या है, कैसे-कैसे इसमें क्या-क्या फंक्शनिंग हो रही है। जो एस फेज है उसमें डीएनए की सिंथेसिस कैसे हो रही है और जो जी2 फेज है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है और एम फेज के पास सेल है वो कैसे ट्रांसफर की जाती है, कैसे आगे डिवाइडिंग प्रोसेस चलती है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो जो हमने पढ़ा था पीछे कि भई जो हमारा इंटरफेज है वो 95% सॉरी 95% जो पीरियड है वो इंक्लूड करता है। तो इसी वजह से जो हमारा इंटरफ़ेज है वो सेल डिवीज़न का लॉन्गेस्ट फ़ेज है। ये लॉन्गेस्ट फ़ेज है लेकिन नॉन डिवाइडिंग है। यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगी, यहाँ पे सिर्फ़ जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर करती है किस लिए? डिवीज़न के लिए। लॉन्गेस्ट फ़ेज है, नॉन डिवाइडिंग फ़ेज है, ग्रोइंग फ़ेज है, सेल खुद को यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है कंप्लीटली ताकि आगे जाके डिवीजन हो सके। इस जो फेज है इंटरफेज इसके अंदर सेल है वो मेटाबॉलिकली बिल्कुल ही एक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है क्योंकि उसको सारी की सारी चीज़ें ग्रो करनी है। सेम अपनी जो उस सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेज़ेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेज़ेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेज़ेंट है, वो हर चीज़ उसको डबल करनी है। तो इस वजह से इंटरफेज में सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। इस में जो ग्रोथ लेवल है और डीएनए रेप्लिकेशन है वो फास्टली होगा। इसके अंदर एक स्टेज और आती है जी नोट स्टेज, उसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे कि रेस्टिंग फेज में क्या होता है। रेस्टिंग फेज में कई बार सेल क्यू ट्रांसफर हो जाती है, वो आगे जी नोट फेज पढ़ेंगे वहाँ पे इसका पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इंटरफेज को सिंथेसिस फेज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सिंथेसिस फेज? वो तो हमें पता ही है कि भाई सारी चीज़ें सिंथेसाइज कर रही है इसलिए उसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो इंटरफेज long non-dividing growing phase cell prepare itself for the division। सेल है वो यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर रही है सेल डिवीजन के लिए। ये लॉन्गेस्ट फेज है क्योंकि 95% जो पीरियड है सेल डिवीजन का टाइम टाइम पीरियड है वो इंक्लूड करते हैं इंटरफेज। इट इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज, ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है। इसमें सेल है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी और ये जो पीरियड है इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का पीरियड है एंड डीएनए रेप्लिकेशन अगर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन है वो भी होगा। इट इज कोल्ड एज द रेस्टिंग फेज, इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है एंड इट इज कोल्ड द सिंथेसिस फेज, और इसको सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है क्योंकि ये सारी चीजों की सेल ऑर्गेनल्स है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका डुप्लीकेशन ये करता है, उसको सिंथेसाइज ये करता है। यहाँ पे इंटरफेज की स्टेजेस दिखा रखी है, क्रोमेटिन, ये
जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप है, सेंट्रियोल पेयर के अंदर प्रेजेंट है। ये सारी की सारी आगे की जब इंटरफेज पूरा प्रोसेस चल जाता है, मतलब G1S G2 फेज का कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद सेल खुद को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर रखती है, उस टाइम की ये जो डायग्राम है शो कर रहा है। फिर बात करते हैं हम जीवन फेज। जीवन फेज है उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो होता है। यहाँ पे साथ में ये किस-किस के बीच के फेज है, ये माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ये M देन G1 एंड देन S फेज। इसके बीच का M और S के बीच का जो फेज है वो कौन सा फेज होगा हमारे पास, G1 फेज होगा। यहाँ पे कंप्लीट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका डुप्लीकेशन होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी यहाँ पे। और अब आप बोलोगे कि मैम डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो किसकी वजह से होती है, आरएनए की वजह से होती है। तो पहले आरएनए की सिंथेसिस, देन उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद यहाँ पे अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन प्रोसेस चलता है। लेकिन जो जीवन फेज है इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। यहाँ पे डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करेगी। जीवन फेज में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जीवन का जो लेंथ है, मतलब जीवन फेज है वो कितना लंबा रहेगा, ये सेल पे डिपेंड करता है कि कौन सी सेल की हम बात कर रहे हैं। सभी सेल्स का टाइम पीरियड इक्वल नहीं होता, कुछ सेल्स है वो बहुत फास्टली डिवाइड कर जाती है, और कुछ सेल्स है वो बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मतलब एक बिल्कुल धीरे धीरे वो डिवाइड करती है। तो जो लेंथ है जीवन फेज की वो डिवाइड करती है सेल टू सेल, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है मेनली यहाँ पे होगा, कंप्लीट सेल डुप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे होगा, सेल साइज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, सेल ऑर्गेनल्स की जो डुप्लीकेशन है वो यहाँ पे होती है। तो एक बार नोट्स देखते हैं। इंटरवल टाइम बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये किसके बीच का इंटरवल है, ये इंटरवल है M G1 एंड देन S फेज, मतलब M और S फेज के बीच का ये टाइमिंग है। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, यहाँ पे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, बट इट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली ये सेल बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी। सेल ग्रो इन साइज बाय द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें हैं वो सिंथेसाइज कर रही, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है सेल के अंदर पहले ये कंटेंट प्रेजेंट था हमारे पास कुछ, और फिर यही कंटेंट डबल हो गया तो सेल का साइज है वो तो इंक्रीज होगा, सारी चीजें डबल होती जा रही है तो सेल का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ ऑफ जीवन फेज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, जो लेंथ है जीवन फेज की वो वेरी करेगी सेल टू सेल की, हम कौन सी सेल की बात कर रहे हैं, किस टाइप की सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई सेल है वो फास्टली डिवाइड करते हैं, कुछ सेल है वो स्लोली डिवाइड करती है। तो स्लोली डिवाइड करेगी उसमें लेंथ ऑफ जीवन फेज ज्यादा होगा, जो सेल फास्टली डिवाइड कर रही है उसमें जो जीवन फेज की लेंथ है वो कम होगी। सम सेल्स स्पेंड मोर टाइम इन जीवन फेज एंड डू नॉट डिवाइड फ्रिक्वेंटली, सो दे हैव लॉन्गर जीवन फेज, वही बता रहा है कि कुछ सेल हैं उनका जो जीवन फेज है वो लंबा होता है, मोर टाइम पीरियड इंक्लूड करता है वो, क्योंकि सेल्स है वो फ्रिक्वेंटली डिवाइड नहीं कर रही, इस वजह से जीवन फेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो जीवन में है, जीवन फेज है उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसके अंदर सारे के सारे जो भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स है उनकी डुप्लीकेशन होगा, सेल साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जीवन फेज का जो टाइम पीरियड है वो सेल टू सेल डिपेंड करेगा। ये फेज किस किस के बीच है, माइटोसिस एंड जो हमारा सिंथेसिस फेज होता है उसके बीच में जीवन फेज प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस फेज के बारे में। ये देखिए सेल है वो क्या हो गई, पहले ये एक ओरिजिनल जो एक सेल थी इसने अपना सारा कंटेंट इंक्रीज कर लिया है, बढ़ा लिया है, और इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है।
बात करते हैं एस फेज की, तो एस फेज में को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी, जो डीएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी सिंथेसिस होती है। डीएनए है वो डबल होगा, और जो न्यूक्लिक एसिड की अमाउंट है, डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी क्या जेनेटिक मटेरियल है डबल, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्रोमोसोम नंबर ये नहीं है कि भई क्रोमोसोम नंबर भी इंक्रीज़ हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये अभी मैं समझाती हूँ, 1 मिनट। मान लो अपने पास ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, सेल के अंदर प्रेज़ेंट है ये। अभी ये सिंथेसिस फेज़, मतलब G1 फेज़ से ये सिंथेसिस फेज़ में हमारे पास आ चुका है। सिंथेसिस फेज़ में आ चुका, उसके बाद क्या होगा, ये है, ये ये हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, ये हमारे पास सेंट्रोमियर प्रेज़ेंट है, और ये क्या है, क्रोमैटिड्स प्रेज़ेंट है। तो जो अ, हमारे पास जो डीएनए सिंथेसाइज़ होगा, उसमें जो सेंट्रोमियर है वो तो सेम रहेगा। सेंट्रोमियर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन क्रोमैटिड्स है वो नंबर बढ़ जाएँगे। सी है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें पता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डीएनए कंटेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि भई जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो किसके इक्वल रहते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के कितने नंबर है उसके इक्वल, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम है और एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमियर की जो ब्रांचेज है, वो जो क्रोमेटिड्स है, वो धीरे-धीरे ग्रो करने स्टार्ट कर जाएँगे। डीएनए कंटेंट को हम मेज़र करते हैं पिकोग्राम में। जो डीएनए कंटेंट होता है उसको हम पिकोग्राम में मेजर करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए को किस में मेजर किया जाता है, और डीएनए कंटेंट को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भई जो हमारी सेल थी, वो धीरे-धीरे जो क्रोमैटिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। अभी चलते हैं नोट्स पे। तो क्या होगा, सिंथेसिस होगी डीएनए की, लेकिन जो अमाउंट है न्यूक्लिक एसिड की, मतलब जो अ, हमने क्रोमैटिड्स बनाए थे, उनकी अमाउंट है वो इक्वल रहेगी। डीएनए कंटेंट इक्वल रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। हियर डीएनए मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज ए टेम्पलेट, यहाँ पे एज अ टेम्पलेट काम करना स्टार्ट करेगी। जो क्रोमेटिड बनी है ये एज अ टेम्पलेट काम करना स्टार्ट करेगी। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म द न्यू क्रोमेटिन फाइबर विच रिमेन अटैच इन पेयर। न्यू क्रोमेटिड्स बने हैं, ये इसी सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहेंगे, कंडेंस फॉर्म में अटैच रहेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अपने साथ अटैच करके रखेगी, मतलब एक ये अपने पास ओरिजिनल वाला हो गया, और ये एक मान लो अपने पास एक और जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसकी फॉर्मेशन हो गई, ये सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहेंगे। एस और सिंथेसिस फेज, एस को सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, डीएनए डबलिंग टेक प्लेस, डीएनए की डबलिंग भी होगी। अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए डबल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। जो डीएनए की अमाउंट है, डीएनए कंटेंट है वो डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर है वो सेम। देखो अपने पास एक ये 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे डीएनए अमाउंट कम थी, सेंट्रोमियर तो हमारा सेम है, यहाँ पे एक टेम्पलेट और आ गया, तो डीएनए की अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई, लेकिन जो सेंट्रोमियर है वो तो एक ही है, तो मतलब इसको हम क्या काउंट करेंगे, एक से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स मान लेंगे, और इसको एक सिंगल क्रोमोसोम इंक्लूड करेंगे। Here, existing DNA molecule act as the template or to synthesis new DNA molecule। जो पहले वाला था उसको एज ए टेम्पलेट काउंट करेंगे, और जो नया डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म द न्यू क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है वो न्यू क्रोमेटिन फाइबर्स
बनाएगा, विच रिमेन अटैच इन पेयर, पेयर में वो अटैच रहेंगे। द क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थ्रू अ सेंट्रोमियर। जो कंडेंस फॉर्म में सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहेंगे। तो ये हो गया हमारा एस फेज। उसके बाद बात करते हैं हम जी नोट फेज की। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है एस फेज का ही। हमारे जो क्रोमोजोम थे, पहले एक था, यहाँ पे सेंट्रोमियर तो वही है लेकिन क्रोमेटिड्स है वो बढ़ गए, तो मतलब डीएनए डबल हो गया। सेम इसमें कि यहाँ भी एक जो क्रोमोजोम है उसका डबलिंग हुई है। यहाँ पे सेंट्रोमियर सेम है लेकिन जो क्रोमेटिड्स थे उनका नंबर है वो बढ़ गया है, तो डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा। उसके बाद है हमारा जी नोट फेज। जी नोट फेज में क्या होता है? जी नोट फेज है उसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। जी नोट फेज में क्या होगा? जब सेल डिवाइड हो चुकी, मतलब जब सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और वो सेल डिवाइड हो चुकी, मतलब हमारी एक सेल थी वो दो सेल्स में डिवाइड हो चुकी, उसने दो डॉटर सेल्स बना ली। उस जो वो दो डॉटर सेल्स बनी है उनमें से एक सेल तो आगे जो प्रॉपर वे है, जो हमारा सेल डिवीजन का पाथ है उसको फॉलो करेगी। कई बार जो एक सेल है वो क्या चली जाती है? रेस्टिंग फेज में चली जाती है। वो जो हमारी मेन साइकिल थी उससे अलग होके रेस्टिंग फेज में चली जाती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, लेकिन वो क्या हो गई, जो सेल डिवीजन का पाथ है उसको फॉलो नहीं कर पा रही है। उसको फॉलो नहीं कर रही तो वो किस फेज में है? आगे उसने जीवन फेज को इंक्लूड कर लिया लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन उसको नहीं करना, वो आगे उस फेज में सिंथेसिस फेज में आगे अपने आप को बढ़ा ही नहीं रही है, उस पाथ को ही उसने छोड़ दिया है, तो वो कहाँ पे चली जाएगी? रेस्टिंग फेज में। जैसे कि हमारी नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स हैं, उनके अंदर कभी भी डिवीजन नहीं होता है, वो किस फेज में? रेस्टिंग फेज में। इसको क्वेसेंट स्टेज भी बोला जाता है क्योंकि ये अ, अपने आप को सिर्फ अपने आपके जो मटेरियल न्यूट्रिएंट्स की वजह से उसको डबल कर रही है, लेकिन सिंथेसाइज नहीं कर रही है। इसमें हम लिवर सेल्स को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भई ये जो सेल डिवीजन का पाथ इसने छोड़ दिया है तो फिर ये आगे उसमें एंट्री नहीं कर सकती, नहीं। जब भी ये सिंथेसाइज करना चाहे तब ये एस फेज में एंटर कर सकती है। जी1 फेज से कहाँ चली गई? जी नोट में चली गई। जाना कहाँ था? एस फेज में जाना था। लेकिन एस फेज में जाने की बजाय ये कहाँ चली गई? जी नोट में, मतलब रेस्टिंग स्टेज पे चली गई, इसको डिवीजन नहीं करना है। तो और अगर हम फिर ये मान लें कि भई ये जी नोट में चली गई, इसके बाद तो ये आगे कभी डिवाइड ही नहीं हुई, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब ये चाहे ये वापस से एस फेज में आके डीएनए सिंथेसिस कर सकती है और आगे की पूरी प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकती है। तो जी नोट फेज है, इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। स्पेशल स्टेज है जी नोट, उसमें ये एंटर कर जाती है। सम सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट divide and entered into the special stage called the genophage और क्वेश्चन स्टेज। ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन ये जो स्पेशल स्टेज है जीनोट फेज की उसमें एंटर कर चुकी है, ये सेल्स डिवाइड नहीं होगी, इसको क्वेश्चन स्टेज भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारा जी2 फेज। जी2 फेज है वो कहाँ पे रहेगा? जो सेकंड गैप है वो कहाँ पे रहेगा? एस और एम के बीच। जो पहले वाला फेज था जी1 फेज वो किसके बीच में था? एस, जी1 और एम, सॉरी, यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे एस। माइटोसिस जी1 देन सिंथेसिस फेज, जो हमारा जी1 फेज था वो। लेकिन ये हो जाएगा उल्टा, जी2 फेज है वो कैसे हो जाएगा? जी2 सिंथेसिस फेज देन जी2 फेज देन सेल प्रिपेयर है डिवाइड होने के लिए, तो ये फिर आ जाएगा माइटोसिस फेज के अंदर। तो जी1 फेज था वो माइटोसिस एंड सिंथेसिस फेज के बीच का जो गैप था वो था, और जी2 फेज है वो गैप है किसके बीच में? सिंथेसिस फेज और माइटोसिस फेज के बीच में।
यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा। अब आप बोलोगे कि जीवन में भी सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो रहा था और यहाँ भी। ये जीवन के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, लेकिन G2 फेज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनल है उनका डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस रुक चुकी होगी क्योंकि एस के बाद आया है, एस फेज के बाद में G2 फेज आया है। ठीक है, तो एस फेज में कंप्लीट जो डीएनए सिंथेसिस थी वो हो चुकी। G2 फेज में कोई डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होगी, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सेल ऑर्गेनल्स तो बता ही दिए कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया उसकी फॉर्मेशन होती है। और अब जो सेल है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है, किस लिए? सेल डिवीजन के लिए। इसको फिर G2 फेज से हम इसको कहाँ पास कर देते हैं? M2 में, और फिर वहां पे कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस है वो चलती है। ये हो गया हमारा G2 फेज कि G2 फेज में क्या-क्या हो गया कि गैप है बिटवीन द S फेज एंड M फेज एंड सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा मेनली किसका? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो और क्लोरोप्लास्ट है उसका। डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन इन सब की सिंथेसिस होगी यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट फेज के अंदर हम एंटर करवा देते हैं, मतलब एम फेज में कंप्लीट सेल डिवीजन हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे इंटरफेज के 3 फेज थे, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको साथ-साथ अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सेल है जो हमारी कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, ये 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। आगे जैसे ही इस ये सेल एम फेज के अंदर एंटर करेगी, यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जो सेल डिवीजन है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीटली रेडी है फॉर द सेल डिवीजन। तो आज की क्लास में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं इंटरफेज के बारे में कि इंटरफेज है क्या, कौन-कौन से फेजेज उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, G1 सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज और जी नॉट स्टेज के बारे में बताया कि भाई ये रेस्टिंग फेज है। कई बार सेल अपने पाथ से अलग हो जाती है, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उससे अलग हो जाती है और वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, वो आगे डिवाइड नहीं करती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो हमने डिस्कस कर ली है। अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हमें जो माइटोसिस फेज है उसके बारे में पढ़ना है कि सेल है वो कंप्लीटली रेडी तो हो चुकी है, लेकिन वो डिवाइड कैसे होगी, कंप्लीट उसका डिवीजन है वो कैसे होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।